वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वॉर होता है और वो फील्ड में शायद बर्ड्स पर रिसर्च कर रहा था। वॉर अपनी वाइफ के साथ एक ऐसे घर में रहा करता था जहाँ आसपास सिर्फ फील्ड्स थी और अभी भी वॉर बर्ड्स को ही देख रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल बर्ड्स जैसी थी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज भी थी। और जब वो उस आवाज को फॉलो करता है तो उसे एक अजीब सी क्रिएचर नजर आती है जिसकी बॉडी और फेस लगभग इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उसके हाथों की जगह विंग्स यानी पंख थे। वो क्रिएचर इतनी ज्यादा छोटी थी कि वो उसके एक हाथ पर ही पूरी आ जाती है। वॉर वहाँ हर चीज को गौर से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उस क्रिएचर से बिलोंग करता हो। इसीलिए वो उस क्रिएचर को लेकर घर आ जाता है। टाइन जो कि वॉर की वाइफ होती है, वो उस क्रिएचर को देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी ह्यूमंस के पास विंग्स नहीं देखे थे। इसलिए तो वॉर उसे बताता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक बर्ड है। वो ये भी कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का बर्ड कभी भी नहीं देखा। तब वो लोग उसे एक छोटी सी बास्केट में रखते हैं। टाइन वॉर को कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करके इस क्रिएचर को पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए, लेकिन वॉर को लगता है कि उन्हें इस क्रिएचर के पेरेंट्स का वेट जरूर करना चाहिए। कुछ देर बाद वॉर दिखता है कि टाइन उस बेबी क्रिएचर को प्यार कर रही है और उसके साथ काफी खुश भी है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बेबी क्रिएचर को अडॉप्ट कर लेंगे। अब क्योंकि वो बेबी काफी छोटी थी, इसीलिए टाइन उसे अपने फिंगर से फीड करवाती है। फिर टाइन उस बेबी का नाम विगेल्टिज रखती है। वो लोग उस बेबी के लिए शॉपिंग भी करते हैं। वॉर एक छोटी सी डोल लेकर आता है जिसके कपड़े वो विगेल्टिज को पहनाते हैं। वो विगेल्टिज को फीड करवाने के लिए एक छोटी सी बोतल भी लेकर आया था। फिर टाइन उसे घर से बाहर लेकर जाती है और सबको बताती है कि हमने विगेल्टिज को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन विगेल्टिज की विंग्स नजर आने की वजह से वो उसे जल्दी से घर ले आती है। टाइन अपनी सॉक्स कट करके विगेल्टिज के विंग्स को छुपाने के लिए एक कवर बनाती है जिससे उसके विंग्स अब छुप जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग जब उसे वॉक पर लेकर जाते हैं तो आसपास के लोग टाइन से पूछते हैं कि विगेल्टिज आखिर इतनी छोटी क्यों है। तब उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था और अब विगेल्टिज बड़ी हो रही थी और अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। वो इंसानों से ज्यादा बर्ड्स की तरह बिहेव करती थी, यानी वो उड़ने की भी कोशिश करती थी। अब ये सब कुछ देखकर टाइन काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को एक नॉर्मल ह्यूमन दिखना चाहती थी, ना कि कोई बर्ड। लेकिन यहाँ पर वॉर उसे समझाता है कि देखो विगेल्टिज ऐसी नहीं बन सकती जैसी तुम चाहती हो। लेकिन सरप्राइजिंगली एक दिन विगेल्टिज टाइन को मिमी कहती है। तब ये सुनकर टाइन को हौसला मिलता है और अब वो अपनी बेटी को मैनर्स सिखाने की कोशिश करती है। टाइन उसे सिखाती है कि कैसे वो अपने फूड्स यानी पाँव का इस्तेमाल करके अपने काम कर सकती है, लेकिन वो ये सीख ही नहीं पाती बल्कि वो बर्ड्स की तरह इंसेक्ट्स खाने लगती है। टाइन को लग रहा था कि विगेल्टिज जिस चीज को देखती है उसे ज्यादा पिक करती है। अब क्योंकि विगेल्टिज यहाँ पर ज्यादा बर्ड्स को देखती थी, इसीलिए वो वैसे ही काम ज्यादा करती थी जैसे बर्ड्स करते थे। अब टाइन उसे एक होटल में लेकर जाती है ताकि वो लोगों को देखे, लेकिन वहाँ पर भी वो पैरट्स को ही देखती है और उस टाइम पैरट्स उड़ रहे थे। तब उन्हें देखकर विगेल्टिज का भी उड़ने का दिल करता है। अब उसे कोई देख न ले, इसीलिए टाइन उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। टाइन उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम आराम से अपने विंग्स यूज कर सकती हो, लेकिन विगेल्टिज तो विंडो से उड़ जाती है और टाइन को वॉशरूम में सिर्फ उसके शूज मिलते हैं। अब टाइन काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो घर आकर वॉर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाओ कहीं से, लेकिन विगेल्टिज तो वहाँ से उड़ चुकी थी। तब वो लोग सोचते हैं कि विगेल्टिज ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, इसीलिए हमें कहीं और जाकर उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद हमें विगेल्टिज दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी। वो उड़ रही थी, मजे कर रही थी और उसके साथ और भी बर्ड्स थे। वो बाकी बर्ड्स के साथ आसमान में उड़कर काफी अच्छा फील कर रही थी, लेकिन उड़ते हुए एक जगह पर विगेल्टिज का बैलेंस खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो एक छोटी लड़की के रूम की विंडो के पास गिर जाती है। वो छोटी लड़की विगेल्टिज की विंग्स देखकर काफी हैरान होती है और कुछ देर के बाद उस लड़की और विगेल्टिज की फ्रेंडशिप हो जाती है। दूसरी तरफ हम टाइन और वॉर को देखते हैं जो एयर पुलिस से अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो उन्हें अभी तक नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो एक होटल में जाते हैं जहाँ पर जगह ना मिलने की वजह से वो एक ट्री के नीचे रात गुजारते हैं और ये वही ट्री था जहाँ पर विगेल्टिज और वो छोटी लड़की खेलने और सोने आए थे। जब सुबह होती है तो वो छोटी लड़की वॉर से बातें करती है जिससे उसे पता चलता है कि उनकी बेटी यहीं पर है, लेकिन जब तक वॉर उस तक पहुंचता वो उड़ चुकी थी वहाँ से। तब यहाँ पर वॉर के साथ वो बच्ची भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब सिटी एरिया में मौजूद होने की वजह से सब लोग उसे देख रहे थे। सबसे चेंज होने की वजह से विगेल्टिज को न्यूज भी कवर कर रही थी, साथ साथ एयर पुलिस अब वॉर की हेल्प कर रहे थे। अब काफी दूर आ जाने पर वो लोग एक होटल में स्टे करते हैं जहाँ पर उस छोटी लड़की को अपने जैसा एक छोटा लड़का मिलता है। इसके बाद
बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो बच्ची उसे बताती है कि हम एक ऐसे बर्ड को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है। इसके बाद वही बच्चा जब सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर उसे विगेल्टिच मिल जाती है। तब वो लड़का जल्दी से अपनी फ्रेंड को बुला लेता है। यहाँ पर उन तीनों की दोस्ती हो जाती है और अब वो दोनों विगेल्टिच के साथ बेड के नीचे ही टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों बच्चे टाइन को विगेल्टिच के बारे में बता देते हैं, लेकिन इस बार भी विगेल्टिच उन लोगों के पास से भाग जाती है। तब यहाँ पर टाइन उनके पीछे जाने का कहती है, लेकिन वो जो छोटी लड़की विगेल्टिच की फ्रेंड बनी थी अब वो विगेल्टिच को छोड़ देती है, क्योंकि अब उसे कोई और फ्रेंड मिल गया था जो उसे बार बार विगेल्टिच की तरह छोड़कर नहीं जाता था। टाइन, वॉर और एक पुलिस ऑफिसर विगेल्टिच के पीछे लगे हुए थे। तो विगेल्टिच को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है, लेकिन रात होने की वजह से वो लोग एक शेड के नीचे रुक जाते हैं। अब यहाँ पर टाइन और वॉर तो सो जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ट्री पर विगेल्टिच मिलती है जिसके विंग्स बंधे हुए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। तब पुलिस ऑफिसर उसके विंग्स खोलता है और उसे आजाद कर देता है और अब विगेल्टिच दोबारा से उड़ जाती है। और सुबह होने पर वॉर और टाइन उसे ढूंढने के लिए जंगल और रिवर से होते हुए बीच पर जाते हैं। बीच पर उन्हें विगेल्टिच बाकी बर्ड्स के साथ मिलती है। तब वो दोनों देखते हैं कि विगेल्टिच अब पहले से काफी बड़ी हो गई है और अब यही उसकी दुनिया है। तो इसीलिए अब वो उसे छोड़कर वापस बस की तरफ चले जाते हैं ताकि विगेल्टिच अपनी लाइफ अपनी मर्जी से एंजॉय कर सके। लेकिन बस में बैठने से पहले उन्हें विगेल्टिच की आवाज सुनाई देती है और पीछे देखने पर वॉर दिखता है कि विगेल्टिच समंदर में डूब रही है। तब वो लोग उसे बचाकर रेस्क्यू करके अपने घर ले आते हैं और अब विगेल्टिच के घर आने पर वो लोग काफी खुश थे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी यानी विगेल्टिच को आजादी चाहिए, तो इसीलिए वो खुद ही प्यार से उसे आसमान में आजाद कर देते हैं। और यहीं पर एप मूवी एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी वॉयजर्स मूवी को। इस मूवी के स्टार्ट में हम बहुत सारे साइंटिस्ट को एक सेमिनार में देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि अर्थ पर अब लाइफ स्टेबल करना मुश्किल हो रही है, यानी अर्थ खत्म हो रही है और इंसानों की लाइफ बचाने के लिए साइंटिस्ट को एक न्यू प्लेनेट की तलाश है। ऐसा प्लेनेट जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अर्थ जैसा हो, जिस पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सके, इंसान सरवाइव कर सके। और अब 2063 में फाइनली साइंटिस्ट की ये तलाश खत्म हो जाती है और अब उन्हें अर्थ से दूर एक ऐसा प्लेनेट मिल गया था जिसका एनवायरनमेंट अर्थ जैसा ही है। उस प्लेनेट की इमेज को सेमिनार की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था और इस प्लेनेट पर साइंटिस्ट एक अच्छी ह्यूमन लाइफ का स्टार्ट लेने का सोच रहे थे। और इस मिशन के लिए साइंटिस्ट बताते हैं कि वो पहले वहाँ कोलोनाइज ह्यूमन यानी आर्टिफिशियल डेवलप्ड ह्यूमंस के ग्रुप को भेजेंगे। ये ग्रुप या कोलोन ह्यूमन की सेकंड जनरेशन होगी, क्योंकि अर्थ से उस प्लेनेट पर जाने के लिए 86 इयर्स का टाइम स्पेंड होगा और इतने टाइम में तो एक जनरेशन ही खत्म हो जाती है। इसलिए 86 इयर्स के पीरियड में ही कोलोनाइज ह्यूमन थर्ड जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे, जो फाइनली उस प्लेनेट पर पहुंचकर ह्यूमन लाइफ का स्टार्ट करेंगे। इन सारे शिप के मेंबर्स यानी कोलोनाइज ह्यूमन को साइंटिस्ट के जीन से प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे शिप के मेंबर्स बहुत ही शार्प, स्मार्ट और इंटेलिजेंट होंगे। और इन बच्चों को खास एनवायरनमेंट में मिशन के लिए ट्रेन किया जाएगा और इसके बाद वो लोग अर्थ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये सब कुछ उस सेमिनार में डिस्कस किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को फैसिलिटी में देखते हैं, जहाँ प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने कोलोनाइज ह्यूमन लैब में तैयार कर लिए थे। वो टोटल 29 बच्चे थे जो अपने असल पेरेंट्स से भी नहीं मिलते थे। इस फैसिलिटी का इंचार्ज यानी रिचर्ड ही सिर्फ उन बच्चों से मिला करता था और रिचर्ड की फैसिलिटी में आते ही सारे बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ उसी से ही मेंटली अटैच थे। रात में वो बच्चों से उनके बेड पर मिलता है और यहाँ एक बच्चा जैक उससे कहता है कि मुझे डर लग रहा है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ पर सेफ हैं। अब नेक्स्ट डे रिचर्ड मिशन इंचार्ज से मिलता है, जो उसे कहती है कि तुम्हें मिशन पर जाना चाहिए इन बच्चों और मिशन की प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद हम एक शटल डेक को देखते हैं जो कोलोनाइज्ड ह्यूमन और रिचर्ड को अर्थ से प्लेनेट पर ले जा रही थी। रिचर्ड अपनी शिप से अर्थ का लास्ट व्यू देखता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और अब 10 साल बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो सब अभी भी शिप के अंदर ही हैं। यहाँ उन्हें नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा था, जो उन्होंने 24 साल की उम्र में करना था। शिप में वो लोग बिल्कुल रोबोटिक लाइफ गुजार रहे थे। हर सुबह उन्हें एक ब्लू लिक्विड पीने के लिए दिया जाता था और ये असल में उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए था। और वो लोग एक खास टाइम पर एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते थे और अपना काम कर लेने के बाद सो जाया करते थे। वो सब अपनी अपनी फील्ड्स में काफी एक्सपर्ट थे। इस शिप में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इवन हर फील्ड के लोग थे। यहाँ हम शिप की एक मेंबर सैला को भी देखते हैं, जो रिचर्ड से मीटिंग में कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ ज्यादा खास नहीं है। और फिर रिचर्ड सैला को उसके ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो दिखाता है और कहता है कि फ्यूचर को सेव करने के लिए उनका शिप में आना बहुत जरूरी था। यहाँ रात में क्रिस्टोफर को शिप में
में कुछ अजीब सी नॉइज फील होती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस्टोफर अपनी बॉटनी लैब में होता है और वो शिप के लिए प्लांट्स और फूड्स की प्रोडक्शन को हैंडल करता था। वो फील करता है कि उसके प्लांट्स की सरफेस पर कुछ अजीब से केमिकल्स हैं जिसके बारे में उसने कभी स्टडी भी नहीं किया और वो अपने लीडर यानी रिचर्ड से भी इस बारे में पूछता है। तो रिचर्ड उसकी बात को इग्नोर कर देता है और सर्च करने के बाद भी उसे इस केमिकल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब उसे शक होता है कि शायद इस केमिकल को उन लोगों से छुपाया जा रहा है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड जैक की हेल्प से शिप के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उस केमिकल की नेचर के बारे में पता चलवाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जो ब्लू लिक्विड वो डाइजेस्टेड एसिड समझकर ले रहे हैं वो असल में एक ऐसा केमिकल है जो उनके इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ये लिक्विड यूज नहीं करते और वो ये इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे फ्रेंड से भी शेयर करते हैं। अब क्रिस्टोफर रिचर्ड से मिलता है और उससे कहता है कि आपने हमसे झूठ बोला है और वो यहाँ एक कंपार्टमेंट के बारे में भी बात करता है। तब यहाँ पर रिचर्ड उन्हें एक खास मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो कंपार्टमेंट तो 3rd जनरेशन के लिए है। इसके बाद रिचर्ड अर्थ पर मैसेज भेजता है जिसमें वो अर्थ के लोगों से पूछता है कि मिशन के बारे में शिप के मेंबर्स को बता देना चाहिए क्या, ताकि उन बच्चों का बिलीव बना रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर सेला यानी जो उनकी गर्ल मेंबर है उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन क्रिस्टोफर के कुछ कहने से पहले ही उसी का फ्रेंड जैक उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है। तो वहाँ रिचर्ड आकर उसे सेला को परेशान करने से रोकता है और फिर हम जैक और क्रिस्टोफर जो कि फ्रेंड्स थे उनको जिम में लड़ता हुआ देखते हैं और ये सब वो लिक्विड ना लेने के साइड इफेक्ट्स थे। और अब वो दोनों एक ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं जहाँ पर और भी मेंबर्स थे और वो जैक और क्रिस्टोफर को बताते हैं कि वो यहाँ पर एलियन जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ सेला रिचर्ड के ऑफिस जाती है और उसे अर्थ के डेड प्लांट्स दिखाती है। यहाँ जैक उन दोनों को साथ देख लेता है और वो ये भी देखता है कि रिचर्ड ने सेला के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है। ये देखकर जैक जेलिस फील करता है, लेकिन उसे खुद भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पर रिचर्ड को पता चलता है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम यानी ट्रांसमीटर खराब हो गया है और उन्हें इस सिस्टम को ठीक करना होगा। इस काम को करने के लिए जैक उसके साथ आता है और बाकी सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपना काम करते हुए सेला को देखता है और उसके पास जाता है। जैक उसे टच करता है लेकिन रिचर्ड उसे आकर रोकता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रिचर्ड को पता चलता है कि क्रिस्टोफर और जैक ब्लू लिक्विड नहीं ले रहे हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लिक्विड उन इमोशंस को कंट्रोल करता था जो अब जैक के अंदर डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड क्रिस्टोफर को ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए स्पेस में ले जाता है और बाकी सब लोग शिप के अंदर सिस्टम पर अपनी अपनी पुरानी पोजीशंस पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैक नहीं था। यहाँ जब रिचर्ड सिस्टम को ठीक कर रहा होता है तो सिस्टम में दोबारा से शोर होने लगता है, जहाँ सब लोग देखते हैं कि कंट्रोल सेंटर में आग लग गई है जिससे रिचर्ड जल गया था और क्रिस्टोफर उसे बहुत मुश्किल से अंदर लेकर आता है। अब उनका अर्थ से भी कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था और अब रिचर्ड भी जिंदा नहीं रहा था। यहाँ सिस्टम भी रिबूट होता है और उनकी सारी इमेजेस, वीडियोस और मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं और अब उन्हें एक नए लीडर की जरूरत थी। जैक कहता है कि लीडर मुझे होना चाहिए। अब यहाँ पर जैक क्रिस्टोफर से जेलस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि अब से लीडर क्रिस्टोफर था। वो कहता है कि हम सब ने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है और ट्रांसमीटर को भी ठीक करके दोबारा से अर्थ पर कांटेक्ट करना है। इन सारी खराबियों को ठीक करने के साथ साथ वो इस बात का भी पता चला रहे थे कि आखिर रिचर्ड को हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें ये बात कंफर्म नहीं थी कि रिचर्ड को एक एलियन ने मारा है या फिर वो आग से जला था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उनकी डिवाइस का डाटा दोबारा से रिकवर हो जाए, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए थे। सेला अब रिचर्ड के ऑफिस जाती है और वो अपने मेंबर्स के पेरेंट्स की फोटोज देखती है। तब इतनी ही देर में वहाँ पर क्रिस्टोफर भी आ जाता है और सेला उसे बताती है कि रिचर्ड ने मुझे मेरी फैमिली के बारे में बताया था। तब क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सेला उसे बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स यहाँ से डिलीट करने आई हूँ। और फिर वो सोचते हैं कि पेरेंट्स उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ सेला उसे कहती है कि मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, जिस पर क्रिस्टोफर उसे कहता है कि ऐसा क्यों, यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे फेलोज हैं। जिस पर वो कहती है कि फिर भी मैं खुद को अकेला ही फील करती हूँ। और अब क्रिस्टोफर अपने बाकी मेंबर्स को ढूंढते हुए किचन में जाता है, जहाँ सारे मेंबर्स मिलकर फ्रिज को ठीक कर रहे थे ताकि वो फूड को जाया होने से बचा ले। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक क्रिस्टोफर के लिए बुरा फील कर रहा था और इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को भी क्रिस्टोफर के खिलाफ कर देता है और उन सबको वो ब्लू लिक्विड पीने से मना कर देता है। जैक कुछ मेंबर्स को अपने साथ मिला
लेता है और वो लोग मिलकर कुछ बुरी बुरी हरकतें करने लगते हैं। यानी जैक के कहने पर और वो ब्लू लिक्विड ना लेने पर वो आपस में फाइट भी करने लगते हैं। तब क्रिस्टोफर उन्हें एक रूम में बुलाकर कहता है कि हमें ये फाइट बंद करनी होगी, हमें यहाँ रहने के लिए और अपना मिशन पूरा करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि हमें अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है। क्रिस्टोफर यहाँ उन सभी को उस मिशन के बारे में भी बताता है जो रिचर्ड ने उसे बताया था, जिस पर जैक कहता है कि वैसे भी हमें एलियंस ने तो खा ही जाना है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी जिए। तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि यहाँ पर कोई एलियन नहीं है और रिचर्ड को भी किसी एलियन ने नहीं मारा, बल्कि हमें अपना सिस्टम ठीक करके देखना चाहिए कि रिचर्ड की मौत कैसी हुई थी। अब जैक और उसकी टीम तो क्रिस्टोफर की बात नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टोफर के कुछ अच्छे मेंबर्स भी थे जो उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो लोग डरते हुए उस सर्विलियंस रूम में जाते हैं जहाँ रिचर्ड की मौत हुई थी, जहाँ उन्हें लगता था कि उनकी शिप में एलियंस हैं। इतनी ही देर में वहाँ जैक और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एलियंस ने उन्हें हर्ट किया हो। तब वो सारे जल्दी से उस रूम से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि क्रिस्टोफर उस रूम से देर से निकला था। बाहर आने पर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे यहाँ से डिवाइस का एक मेन पार्ट मिल गया है, जिससे वो डिवाइस को ठीक कर सकते थे। यहाँ डाटा रिकवर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा था। उसने सिस्टम की हीट को काफी हाई कर दिया था, जिससे वो जल गया और मर गया। और जैक इसीलिए उस रूम में एलियन होने का ड्रामा करता है ताकि कोई वहाँ ना जाए और ना ही किसी को रियलिटी का पता चले। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी वो कुछ नहीं करेंगे। सेला उस डिवाइस को अपने पास छुपा लेती है और अब वो दोनों यानी सेला और क्रिस्टोफर जैक के बारे में बात कर रहे थे कि अब उन्हें जैक का क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर सेला के रूम में सेला और क्रिस्टोफर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जैक आकर उनको जगाता है और कहता है कि कैंटीना में हमने पार्टी रखी है। तो वहाँ आकर जैक सबको बताता है कि मैं यहाँ का नया चीफ हूँ। इस बात पर क्रिस्टोफर को गुस्सा आ जाता है और वो जैक की सारी इमेजेस और वीडियोस अपने ग्रुप मेंबर्स को भी दिखा देता है और यहाँ अब सारे जैक से डरने लग जाते हैं। तब जैक कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि उस रूम में कोई एलियन नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि रिचर्ड के अंदर एक एलियन था जो अपना एलियन अब किसी और को दे गया है। जैक उन सबको कहता है कि हमें उस एलियन को ढूंढकर मार देना चाहिए। तब यहाँ बातों बातों में वो एक आदमी को एलियन बता देता है, यानी उसके बारे में कहता है कि ये है एलियन। इसीलिए सब लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि क्रिस्टोफर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही सारे मेंबर्स उसे मार चुके थे। और अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर और सेला मिलकर जैक को रोकने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी तीसरी मेंबर कहती है कि हम उनको नहीं रोक सकते क्योंकि उनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें उस अपार्टमेंट का पता था जहाँ पर वेपन्स थे। तब यहाँ सेला कहती है कि शायद मैं भी जानती हूँ कि वेपन्स कहाँ हैं। वो क्रिस्टोफर को एक अपार्टमेंट के बारे में बताती है जहाँ पर क्रिस्टोफर वो ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर की वहाँ पहुँचने से पहले ही जैक को वो सारे वेपन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर जैक के ग्रुप के सारे लोग क्रिस्टोफर और सेला को मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सेला बाहर निकल कर कहती है कि मुझे जैक से कोई जरूरी बात करनी है। वो कहती है कि असल में मुझे जैक के ग्रुप में शामिल होना है। इतनी ही देर में वहाँ पर क्रिस्टोफर और उसकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है। जैक का एक साथी क्रिस्टोफर की दूसरी दोस्त को मार देता है और जब एक दूसरा क्रिस्टोफर को मारने वाला होता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी बॉटनी लैब में जाकर एक कैबिन में छुप जाता है। जैक उस पर शूट भी करता है, लेकिन वो कोई कैबिन नहीं थी बल्कि एक टनल थी, जिससे निकलकर वो एक दूसरे रूम में आ गया था। यहाँ पर उसे सेला मिलती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जैक के दूसरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं क्रिस्टोफर को मारने के लिए। तब वो लोग जल्दी से छुपते हुए अपने आप को बचाने के लिए कोई वेपन वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टोफर और सेला भागते हुए स्पेस रूम में चले जाते हैं। क्रिस्टोफर सेला से कहता है कि तुम जल्दी से एक स्पेस सूट पहन लो और वो खुद भी स्पेस सूट पहन लेता है। वो एयरलॉक की सारी विंडोज को कुछ चीजें डालकर बंद कर देता है और जैसे ही जैक वहाँ पर आता है तो वो उस डोर को शूट कर देता है। तब डोर के खुलते ही जैक अब बाहर स्पेस में गिरने वाला था, लेकिन अब क्योंकि सेला और क्रिस्टोफर ने स्पेस सूट पहना हुआ था इसीलिए वो बाहर नहीं गिर रहे थे। तब जैक जल्दी से सेला को पकड़ता है और वो उसकी हेल्प से डोर को बंद करने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर क्रिस्टोफर आता है और जैक को शिप से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जैक जोर लगाते हुए क्रिस्टोफर को ही स्पेस में फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डोर बंद करता, सेला जल्दी से अपने फुट्स का यूज करते हुए जैक को बाहर फेंक देती है। लेकिन सेला स्पेसशिप का डोर बंद नहीं करती बल्कि वो क्रिस्टोफर का वेट करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस्टोफर वापस आ जाएगा।
और फिर क्रिस्टोफर वाकई ही वापस आ जाता है, लेकिन अब क्योंकि जैक ने स्पेस सूट नहीं पहना था तो वो वहीं पर ही कहीं स्पेस में गुम हो गया था। और फिर सेला और क्रिस्टोफर अंदर आने के बाद जैक के मेंबर्स को बताते हैं कि वो मर गया है, जिससे वो सारे लोग वेपन्स फेंक देते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा वोटिंग करते हैं, उनके दोबारा इलेक्शन होते हैं और उनमें से क्रिस्टोफर ही दोबारा लीडर बन जाता है। यहाँ सब लोग अपना रूटीन वाइज दोबारा काम करने लग गए थे और इसी सब के दौरान सेला और क्रिस्टोफर की बेटी होती है। और फिर हमें स्पेसशिप के अंदर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस शिप में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, यानी शिप पर थर्ड जनरेशन आ गई थी और अब 86 इयर्स का टाइम खत्म हो गया था और वो लोग उस प्लेनेट यानी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो कोलोन अपने डेस्टिनेशन देखकर काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही सफर में गुजार दी थी और प्लेनेट पर उतरने से पहले ही वो अपनी शिप की विंडो से अपने प्लेनेट को देख रहे थे। और यही दिखाते हुए ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।